आसान है। एक आसान सवाल से शुरू करते हैं। कुछ लोग सेटबैक से जल्दी रिकवर क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग महीनों या सालों तक संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ माइंडसेट है या दिमाग के अंदर कुछ गहरा हो रहा है? कई लोग मानसिक बीमारी को सिर्फ एक कमजोरी मानते हैं, लेकिन क्या होगा अगर असली समस्या दिमाग में ही हो, जैसे एक कार का इंजन जिसे मरम्मत की जरूरत है? कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही फेलियर का सामना कर रहे हैं। एक वापसी करता है, दूसरा लास्टिंग सैडनेस में डूब जाता है। क्या दूसरे व्यक्ति को कमजोर कहना सही है या बायोलॉजी का हाथ हो सकता है? बायोलॉजिकल मॉडल हमें आंसरों के लिए दिमाग के अंदर देखने को कहता है, न कि सिर्फ विचारों या विल पावर को। यह अप्रोच बातचीत को दोष से समझ की ओर ले जाता है, जैसे हम फिजिकल इलनेसेस के साथ करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रीनिया को दिमाग की बीमारियां माना जाता है, न कि पर्सनल फेलिंग्स। बायोलॉजिकल साइड को समझकर हम करुणा और उन लोगों की मदद करने के बेहतर तरीके खोलते हैं जो पीड़ित हैं। आसान है। इसे मेडिकल मॉडल क्यों कहते हैं? बायोलॉजिकल मॉडल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बीमारियों के रूप में देखता है, ठीक वैसे ही जैसे फिजिकल वंस। यह दिमाग की स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री और जेनेटिक्स पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर हार्डवेयर खराब है तो सॉफ्टवेयर, हमारे विचार और व्यवहार स्मूथली नहीं चलेंगे। यह मॉडल मानसिक विकारों को किसी भी अन्य मेडिकल कंडीशन की तरह मानता है, लक्षणों के पीछे बायोलॉजिकल कारणों की तलाश करता है। सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जैसे शब्द इसी मेडिकल अप्रोच से आते हैं। मूल विश्वास, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का बायोलॉजिकल बेसिस होता है, ठीक वैसे ही जैसे डायबिटीज या हार्ट डिजीज का। इस विचार ने मानसिक बीमारी के स्टिग्मा को हटाने में मदद की, मॉरल फेलिंग से मेडिकल इश्यू की ओर देखने का तरीका बदल दिया। बायोलॉजिकल मॉडल दिमाग और जीन्स में रिसर्च को प्रोत्साहित करता है, ताकि सफरिंग के मूल कारणों का पता लगाया जा सके। यह उन बिहेवियर्स के लिए कॉन्क्रीट फिजिकल एक्सप्लेनेशंस खोजने के बारे में है जो मिस्टीरियस लगते हैं। मन और शरीर गहराई से जुड़े हुए हैं, आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। आसान है। चलो जीन्स के बारे में बात करते हैं, वह ब्लूप्रिंट जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलता है। जीन्स न केवल हमारी लुक्स को प्रभावित करते हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए हमारे जोखिम को भी। जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होने से डिसऑर्डर की गारंटी नहीं होती, लेकिन यह जोखिम को बढ़ाता है, खासकर स्ट्रेस में। फैमिली और ट्विन स्टडीज दिखाते हैं कि स्किज़ोफ्रीनिया जैसे डिसऑर्डर्स करीबी रिश्तेदारों में ज्यादा आम हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके भाई बहन को स्किज़ोफ्रीनिया है, तो आपका जोखिम औसत से कहीं ज्यादा है। आइडेंटिकल ट्विन्स अपने सभी जीन्स साझा करते हैं। यदि एक को स्किज़ोफ्रीनिया है, तो दूसरे को लगभग 48% चांस होती है, जो फ्रैटर्नल ट्विन्स से कहीं ज्यादा है। लेकिन चूंकि यह 100% नहीं है, एनवायरनमेंट भी मायने रखता है। जीन्स बंदूक लोड करते हैं, एनवायरनमेंट ट्रिगर खींचता है। यह सिर्फ नेचर या नर्चर नहीं है, ये दोनों हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। इसे समझने से हमें मानसिक स्वास्थ्य की पूरी तस्वीर देखने में मदद मिलती है। आसान है। अब चलो दिमाग की केमिस्ट्री में उतरते हैं। न्यूरॉन्स केमिकल मैसेंजर्स का उपयोग करके संवाद करते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। बायोलॉजिकल मॉडल बताता है कि इन केमिकल्स में असंतुलन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, कम सेरोटोनिन डिप्रेशन से जुड़ा है। इसे दिमाग में एक डाइम लाइट की तरह सोचो। स्किज़ोफ्रीनिया बहुत ज्यादा डोपामिन से जुड़ा है, जिससे हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स हो सकते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में अक्सर गाबा के साथ समस्याएं होती हैं, जो दिमाग का प्राकृतिक काल्मिंग केमिकल है। अगर गाबा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो दिमाग ब्रेक्स नहीं लगा सकता, जिससे लगातार चिंता और पैनिक होता है। दवाएं अक्सर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को संतुलन बहाल करने के लिए लक्षित करती हैं। दिमाग की केमिकल सिम्फनी नाजुक होती है। जब यह ऑफ होती है, तो हमारे विचार और भावनाएं प्रभावित होती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स को समझने से यह समझाने में मदद मिलती है कि दवा क्यों मदद कर सकती है। यह सिर्फ विल पावर के बारे में नहीं है, यह ब्रेन केमिस्ट्री के बारे में है। आसान है।
दिमाग की फिजिकल स्ट्रक्चर भी मायने रखती है। कुछ ब्रेन एरियाज में क्षति या अंतर असामान्य व्यवहार का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्किज़ोफ्रीनिया वाले लोगों में अक्सर इनलार्ज्ड वेंट्रिकल्स होते हैं, जो ब्रेन टिश्यू के नुकसान का संकेत देते हैं। लॉन्ग टर्म डिप्रेशन हिपोकैम्पस को सिकोड़ सकता है, जिससे मेमोरी और कंसंट्रेशन प्रभावित होती है। ओसीडी में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और गहरे ब्रेन स्ट्रक्चर्स के बीच फॉल्टी वायरिंग ऑब्सेसिव थॉट्स और कंपल्शंस पैदा करती है। यह सिर्फ एक एरिया नहीं है, बल्कि विभिन्न हिस्सों का कैसे जुड़ना और संवाद करना है। मॉडर्न ब्रेन स्कैन्स इन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को प्रकट करते हैं, जिससे हमें मानसिक बीमारी के बारे में सुराग मिलते हैं। आसान है। दिमाग एंडोक्राइन सिस्टम के साथ काम करता है, जो ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स छोड़ता है। हार्मोन्स मूड, स्ट्रेस और एनर्जी को नियंत्रित करते हैं। थायराइड प्रॉब्लम्स डिप्रेशन या एंग्जाइटी का रूप ले सकते हैं। बहुत कम हार्मोन आपको धीमा कर देता है, बहुत ज़्यादा आपको तेज कर देता है। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल बढ़ाता है, जो ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है और डिप्रेशन या एंग्जाइटी को बदतर बना सकता है। HPA एक्सिस दिमाग को एड्रीनल ग्लैंड से जोड़ता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को नियंत्रित करता है। कई मानसिक स्वास्थ्य विकारों में यह सिस्टम असंतुलित होता है। हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स दोनों हमारी मेंटल स्टेट को आकार देते हैं। ग्लैंड्स में फिजिकल प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल सिम्टम्स का कारण बन सकती हैं। आसान है। हमें कैसे पता चलता है कि बायोलॉजिकल मॉडल वैध है? दशकों के रिसर्च इसे सपोर्ट करते हैं। ट्विन और फैमिली स्टडीज करीबी रिश्तेदारों में मानसिक बीमारी की उच्च दर दिखाते हैं, जो जेनेटिक्स की ओर इशारा करते हैं। अडॉप्शन स्टडीज जीन्स को एनवायरनमेंट से अलग करते हैं, जेनेटिक लिंक्स दिखाते हैं, भले ही बच्चे अलग पाले गए हों। ब्रेन केमिस्ट्री को लक्षित करने वाली दवाओं की प्रभावशीलता मॉडल को सपोर्ट करती है। ब्रेन स्कैन्स मानसिक विकारों वाले लोगों में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस प्रकट करते हैं। ये निष्कर्ष मानसिक स्वास्थ्य में बायोलॉजी की भूमिका के लिए एक मजबूत मामला बनाते हैं। साइंस नए सबूतों को उजागर करता रहता है, हमारी समझ को गहरा करता है। आसान है। यदि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की बायोलॉजिकल जड़ें हैं, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स मदद कर सकते हैं। साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स और मूड स्टेबलाइजर्स सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए ब्रेन केमिस्ट्री को लक्षित करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं, एंटी साइकोटिक्स डोपामीन को ब्लॉक करते हैं और एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स गाबा को बढ़ाते हैं। ये दवाएं ठीक नहीं करती, लेकिन वे कई लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करती हैं। गंभीर मामलों में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT जैसे उपचार जीवन रक्षक हो सकते हैं, खासकर गंभीर डिप्रेशन के लिए। मॉडर्न ECT सुरक्षित और नियंत्रित है। अक्सर तब उपयोग किया जाता है जब अन्य उपचार विफल हो जाते हैं। शायद ही कभी अनट्रीटेबल मामलों के लिए सटीक ब्रेन सर्जरी पर विचार किया जा सकता है, जैसे गंभीर OCD। ये इंटरवेंशंस दिमाग की फिजिकल मशीनरी को ठीक करने का लक्ष्य रखते हैं। मेडिकेशन और थेरेपी अक्सर एक साथ सबसे अच्छा काम करते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आसान है। बायोलॉजिकल मॉडल शक्तिशाली है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य को सिर्फ जीन्स और केमिकल्स तक सीमित करना बहुत सरल हो सकता है। सामाजिक और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे ट्रॉमा, स्ट्रेस और रिलेशनशिप्स भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक ही जीन्स वाले दो लोगों के जीवन के अनुभवों के आधार पर अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। सबूत अक्सर कॉरिलेशन दिखाते हैं, न कि डायरेक्ट कॉज। मेडिकेशन मदद करती है, लेकिन यह एकमात्र जवाब नहीं है। थेरेपी और सोशल सपोर्ट रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा अप्रोच बायोसाइकोसोशल मॉडल है, जो बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल फैक्टर्स को जोड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य जटिल है, कोई एक मॉडल सब कुछ नहीं समझाता। आसान है।